नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आपको पता है ब्रह्मास्त्र बुक का हम लोग एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं और लमसम चैप्टर एक ही बार में किए हैं। बस एक दो ज्योमेट्री वगैरह का ज़्यादा वीडियोज़ लाना पड़ा क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स थे। तो इस पूरे चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। छोटा चैप्टर है, जितने भी फार्मूलाज होंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो सारे देखेंगे हम लोग। क्विक रिवीजन कम समय में हम लोग करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले 10 वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट ज्वाइन करके आप उसे भी देख सकते हैं, अदर वीडियो जो अपलोड कर दिए गए हैं। और आगे वीडियो जाना आएगा वो भी आपको मिले, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या होता है ना कि एक लाइन का बहुत बड़ा महत्व रहता है। जैसे एक लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं, एक चीज़ समझिएगा, दो चीज़ आपको जानना है। एक का नाम है अबसीसा, एक का नाम है ऑर्डिनेट। अब आपको एक चीज़ समझना है, कौन है ऑर्डिनेट, कौन है अबसीसा। देखिए, आपको पता होना चाहिए, सीसा जो होता है ज़मीन पर सुता कर रखा जाता है, लेटा कर, ताकि वो टूटे ना। खड़ा रखेंगे गिर जाएगा, टूट जाएगा, इसीलिए। तो हमेशा याद रखिएगा, वाई एक्सिस जो होता है ना, वाई ऑर्डिनेट, ये वाला इसका नाम है, हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डिनेट कहलाता है, वाई ऑर्डिनेट। ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ये जो है, एक सेकेंड, यहाँ उल्टा दिया है क्या, रुक जाइए जरा। नहीं, सही है। ये जो एक्स वाला एक्सिस है, इसको अब सीसा बोला जाता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और अब सीसा इसको, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश हिंदी दोनों में एग्जाम में आता है ना, तो आपको मैं हिंदी वाला ट्रिक बताता हूँ और आसान है। जैसे ये होता है भुज, इसको क्या बोला जाता है, भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। समझे, आसानी से याद रहता है। जैसे हम किसी को कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम, मतलब ऊपर से नीचे सर झुकाते हैं, उसके पहले चेहरा को देखते हैं और उसके बाद पाँव तक देखते हैं सर झुका के, तो कोटि कोटि नमस्कार ये हुआ। और भुज मतलब भुजा, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, तो ये हो गया। इधर पॉजिटिव में चलता है, इधर निगेटिव में चलता है, ऐसा है, छोटी छोटी बातें। आइए ना, धीरे धीरे आगे सब कुछ समझ लेंगे। इसी पॉइंट्स को यहाँ पे डिटेल किया गया है। कह रहा है कि किसी बिंदु का भुज उसकी वाई एक्सिस से लंबवत दूरी होती है। भुज मतलब वही अब सीसा, जो वाई अक्ष से लंबवत दूरी है, मतलब वाई एक्स जो है ना, उससे इस तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो अब सीसा कहलाता है, या इस तरफ बढ़ते हैं तो भी अब सीसा होता है। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ऑर्डिनेट कहलाता है, नीचे आते हैं तो भी वही का ऑर्डिनेट कहलाता है। ये सब छोटा पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है, नहीं पता रहता है तो गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी बिंदु का कोटि उसकी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होती है। एक्स अक्ष से दूरी को कोटि नाम दिया गया है। तो आपको दो ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक कोटि हुआ और एक भुज हुआ। तो एक्स अक्ष से दूरी से लंबवत दूरी और वाई अक्ष से लंबवत दूरी। नेक्स्ट है, वाई अक्ष के दाईं ओर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज धनात्मक होता है, ये तो मैं बता ही दिया। दायां बायां खुद माइंड में सोच लीजिएगा, दायां क्या होगा किधर, और ये भी आपको पता चल ही गया है। नीचे देखिए, इस पॉइंट में कह रहा है कि वाई अक्ष का प्रत्येक बिंदु भुज शून्य होता है, मतलब वाई अक्ष पर जो भुज होता है वो शून्य होता है। आगे कहता है कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का कोटि शून्य होता है। ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन कैसे लिखते हैं, 0 0 लिखते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ पे एक लाइन आया है ऐसे, कह रहा वाई इंटरसेप्ट ओ ए, वाई इंटरसेप्ट ओ ए यहाँ की दूरी, वाई इंटरसेप्ट ओ बी यहाँ पे है, वाई इंटरसेप्ट ओ सी। अब इसको क्या समझना है, क्यों ये दिया जा रहा है। यहाँ कह रहा है कि एक्स अक्ष के लिए वाई अंतःखंड 0 होता है। अगर फॉर एक्स एक्सिस वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, 0 होता है। अब ये सब क्वेश्चन से थोड़ा समझ में आएगा, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन वगैरह भी एक और प्लेलिस्ट हमारा चल रहा है, मतलब एक और वीडियो सीरीज चल रहा है, उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे करा रहे हैं, एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा सीरीज है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो भी उसमें आया है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो के अंदर रहता है, 1 घंटा का वीडियो है, तो उसे भी जाकर देख सकते हो, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। यहाँ तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पे चूँकि फार्मूला का क्विक रिवीजन है ना ये बुक, इसीलिए। तो ये याद रखिए, एक्स अक्ष के लिए वाई अंतःखंड 0 होता है, मतलब फॉर एवरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई अक्ष के समांतर प्रत्येक रेखा के लिए वाई अंतःखंड 0 होगा।
इसका मतलब क्या, मैं एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या बोला है उसको करते हैं, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर लीजिए मैंने खींच दिया। समांतर प्रत्येक रेखाखंड के लिए वाई अंतःखंड 0 होता है। अगर ये समांतर मतलब एक पैरेलल है वाई अक्ष के, तो यहाँ पे कह रहा है वाई अंतःखंड 0 होता है। इसका पॉइंट अगर मैं पूछूं तो क्या कहिएगा, एक्स का कुछ वैल्यू होगा, वाई लेकिन कहाँ के सामने, 0 के सामने, तो 0 होगा। वही बात बोला है। आगे कह रहा है ये तो हो गया, एक्स अक्ष के लिए वाई अंतःखंड 0 होता है। आगे बढ़िए, इस पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, अंतःखंड वाई होगा धनात्मक अगर मूल बिंदु के ऊपर मापा जाता है, ऊपर होगा तो धनात्मक, नीचे आएगा तो ऋणात्मक। यहाँ पे जो समझना है उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, मतलब एक्स अंतःखंड। यदि एक रेखा बिंदु ए पर एक्स अक्ष को काट रहा है यहाँ पे, तो मूल बिंदु ओ से बिंदु ए की दूरी, यहाँ से ये दूरी, ठीक है, अर्थात ओ ए को एक्स अंतःखंड कहा जाता है। मतलब अगर ये उस समय से नहीं समझ में आ रहा था, तब समझ लीजिए एक्स अंतःखंड का मतलब क्या हो रहा है, समझे। यदि एक रेखा बिंदु ए पर एक्स अक्ष को काटती है, तो मूल बिंदु ओ से बिंदु ए की दूरी को एक्स अंतःखंड कहते हैं। ये है एक्स अंतःखंड, ये है वाई अंतःखंड। इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। और एक चीज़ वहाँ समझे थे, एक चीज़ यहाँ समझिए, वाई अक्ष के लिए एक्स अंतःखंड 0 हो जाता है, समझे। और इस तरीके के बात तो समझ ही रहे हैं। और भी एक आध पॉइंट है, इसको यहाँ से समझिए कि इंक्लिनेशन एंड स्लॉप, झुकाव और ढाल। ये तो समझ सकते, तिरछा जो झुकाव होता है ना किसी भी रेखा का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो कोण बनता है एक्स अक्ष के साथ, वही ढाल होता है। याद रखना है इस बात को। रेखा के झुकाव को आमतौर पर थीटा द्वारा निरूपित किया जाता है। हमेशा एक्स एक्सिस से ही ये वैल्यू पुट किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, जरूर है इसमें क्वेश्चन। देखिए यहाँ अगर है डिस्टेंस सूत्र, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र पहला ये रहा आपके सामने कि अगर आपको कोई कह दे कि दो बिंदु का दूरी है, मूल बिंदु से ये जो बिंदु दिया हुआ है, मूल बिंदु से दूरी बताइए कितना दूरी है स्थित है, तो √(x² y² करेंगे। दो बिंदु जिस समय दे देगा, मान के चलिए ये जो पिक्चर है इसमें कह दिया एक बिंदु यहाँ है, यहाँ करा, इसका दूरी बताइए ए और बी। तो कैसे निकालेंगे, मान के चलिए इसको इसका वैल्यू दे दिया x1 y1, इसका हो गया x2 y2। तो इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ दिया गया, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहता है, गुना नहीं प्लस होता है, ध्यान रखिए। एक और बात, आप इसको उल्टा भी घटा सकते थे, यहाँ लिख सकते थे x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ बदल दिए, यहाँ नहीं बदले तो गलती हो जाएगा, सीक्वेंस बराबर होना चाहिए। y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करिएगा तो काम आपका बन जाएगा। ये दोनों फार्मूला पता होना चाहिए। अभी तक जितनी बात पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बात था, दोनों फार्मूला, इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे एक क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, आप ट्राई कर लीजिए ज़रा। दिया हुआ है दो बिंदु इतना और इतना दिया गया है और बीच की दूरी 17 है, मतलब इसके बीच का दूरी। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, तो आप इतना माइनस इतना कर दीजिए होल स्क्वायर, फिर इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसमें इतना माइनस इतना किया गया है और इतना माइनस इतना किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको, या इसमें से इसको, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, विभाजन सूत्र के नाम से इसको जानते हैं। अब ये क्या है, इसको बेसिक चीज़ें समझना, फटाफट समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से जुड़ने वाली रेखा को m और n के अनुपात में विभाजित करने को विभाजित कहते हैं। मतलब तो इसको कैसे निकालते हैं, मान के चलिए यहाँ देखिएगा, पिक्चर को गौर कीजिएगा ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की बिंदु है, सॉरी यहाँ तक है, एक मिनट दे दीजिए मुझे। यहाँ से यहाँ तक बिंदु है, मान के चलिए इसका मैं ए नाम दे देता हूँ, इसका बी दे देता हूँ, और यहाँ पे जहाँ कटा है यहाँ सी दे देता हूँ। तो इसका रेशियो जो कटा है m अनुपात
एन में कटा है। ये जो एम और एन दूरी है उसका रेशियो निकाल देंगे एम और एन के रूप में। तो आप कैसे होगा ये एम और एन का मतलब ये जो इसका निर्देशांक कैसे जानेंगे जब यहाँ कटा है? तो इसका बहुत आसान तरीका है। अगर एक्स का निकालना है ना तो देखिए एम का गुना इधर से करिएगा, इधर का इधर गुना करिएगा, इधर से इधर करिएगा और बटा के इन दोनों का जोड़। देखिए इसका इसके साथ लिखा होगा, इसका इसके साथ लिखा होगा, मतलब इसका और बटा में इन दोनों का जोड़। फिर जब y का निकालना है तो इसका इधर गुना कर दीजिए और इस y का इधर गुना कर दीजिए और बटा में इन दोनों का जोड़ के लिख दीजिए, तो इसका निर्देशांक आपको मिल जाएगा। यही अगर बीच हो जाएगा मिड पॉइंट तब कुछ नहीं करेंगे, इसका इसका जोड़ देंगे, बटा में 2 से भाग देंगे, इसको इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। आगे दिया होगा, ठीक है, देखते हैं आगे यहीं पे होगा। यहाँ पे कह रहा है यदि इतना रेखाखंड इतना के अनुपात में बाहें विभाजित करती है तो क्या हो जाएगा? बस माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं करना रहता है, फार्मूला में सिर्फ माइनस होता है। बाहें का मतलब है यहाँ से यहाँ पी क्यू था और ये कट बाहर रहा है बिंदु, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लिखना रहता है, तो माइनस करना रहता है। बस ध्यान रखिएगा जहाँ भी प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा और कुछ ज़्यादा करना है नहीं। अब पॉइंट वैल्यू वही रहेगा, सब एक्स वाई वाई इतना ही रहेगा। इसका निर्देशांक इस बार आप निकाल रहे हैं बाहर वाला का निर्देशांक इस बार ऐसे है एम और यहाँ से यहाँ एन। यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि इफ़ पॉइंट इज मिड पॉइंट देन एम और एन 1 हो जाएगा, तो उस समय ये फार्मूला लगा दिया जाता है, ठीक है। ये फार्मूला बहुत कम लोग जानते हैं ये वाला, लेकिन इसको भी जानना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो इतना और इतना जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से, इस पर आंतरिक है ना, अनुपात में विभाजित करती है। तो ये निकालते समय बड़ा आसान तरीका है। देखिए यहाँ ये डायरेक्ट मैं बोलूँगा कैसे निकलेगा। एक से यहाँ से शुरू किए हैं ना, तो इसका इससे गुना करिए और प्लस इसका इससे गुना करके लिख दीजिए, बटा के नीचे दोनों जोड़ के। और जो y निकालेंगे तो 1 से इसमें करेंगे, देखिए इस 1 से उधर जाना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना y में क्या करना है, इधर करना है और फिर इसको इससे करना है और नीचे इन दोनों का जोड़ लिखना है, भाग भूग कर देना है। यहाँ पे कह रहा है निर्देशांक इतना वाली रेखाखंड AB को बिंदु इतना से 2 और 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो B के निर्देशांक बताइए। आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 3 के अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में, और यहाँ ये नहीं कहा है कि बाहें बांटना है। बात समझ में आया? वो क्वेश्चन में कहेगा आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका निर्देशांक दिया हुआ था, इसका निकालना था, तो हम क्या करेंगे कि वही फार्मूला लगाएंगे, इधर से इधर वाला, इधर से इधर वाला लगा के सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो एक बार इसमें 0 लिखेंगे इस तरफ में एक्स का मान, एक बार निकालेंगे तो 5 लिखेंगे इस तरफ, इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है बातें? इतना कर लेंगे आप। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एन बिटवीन द पॉइंट एम इतना एंड एन इतना है। एम और एन इतना, इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब एकदम बीच में होता है, इसका रेशियो जो कटता है 1:1 में कटा हुआ है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका निर्देशांक जोड़ देना है, 2 से भाग, निर्देशांक जोड़ के 2 से भाग, बस यही देखिए, जोड़ के 2 से भाग, जोड़ के 2 से भाग, निकल गया। यहाँ तक तो आसान था, ये सब तो क्लास 10th में भी पढ़े थे, बस इसमें एक तो माइनस वाला फार्मूला नया लगा होगा आपको। अब जो बताने जा रहे हैं यहाँ से एकदम संभल जाइए, आराम से समझने का पूरा कोशिश करिए मेरे साथ साथ। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आपका स्लोप ऑफ लाइन एम, रेखा की प्रवणता, यानी कि टेंजेंट tan ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं पहले भी बोला था रेखा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कोण लिया जाता है, यहाँ पे हमेशा याद रखने का, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये जो तिरछा लाइन है इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन एम बराबर tan थीटा। tan थीटा स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन tan बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये लाइन अगर पैरेलल हो जाए तो उस समय tan 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये पूरा खारा हो जाए तो 90 डिग्री होगा, उस समय इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस अगर पूरा सीधा हो जाए तो इनफाइनाइट होता है, अगर पूरा पैरेलल हो जाए, यहाँ पे खींचिए चाहे यहाँ खींचिए, डजन मैटर, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। नॉर्मली tan थीटा होता है। और अगर निगेटिव में आप आ गए हैं, इस तरफ में आ गए हैं, तो आप जानिए 90 से ज़्यादा हो गया। यहाँ देखिए, मैं एक पिक्चर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ शायद आप ना समझ पा रहे हो, छुपाते हैं। देखिए एक बार आपने ऐसे किया तो ये थीटा बना, तो इसका नाम होगा tan थीटा बराबर m।
एक बार ये पूरा एकदम सीधा आ जाएगा तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीरो हो जाता है वैल्यू, 1090 जीरो होता है, तो 90 डिग्री होता है 1090 जीरो डिग्री होता है। एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ एम का मान कुछ निकलेगा, यहाँ एम का मान कुछ निकलेगा यहाँ पे, लेकिन एम का मान हमेशा जीरो होगा 90 पे। लेकिन अगर पैरेलल करिएगा, पैरेलल का मतलब क्या हो जा रहा है कि आप ये जो लाइन है ना ये अभी यहाँ और झुक जाएगा, इधर आ जाएगा पूरा सीधा, तो 180 हो जाएगा। तो 180 जैसे ही होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट दीजिए, मुझे कुछ गलती कर दिया मैंने, उल्टा मैंने बोल दिया, माफ़ी चाहते हैं। 90 डिग्री का अगर मान देखिएगा 1090, ये सीधा है ना तो जीरो डिग्री थोड़ा ही ना होगा, 1090 होगा। और 1090 का वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट, ठीक है। अब उसी तरह अगर आप, ये तो 90 है, पैरेलल अगर खींचिएगा तो पैरेलल को दो तरीक़ा से आप बता सकते हैं। पैरेलल का मतलब टोटल कितना हो गया, ऐसे समझिए, एक पिक्चर और दिखाता हूँ। यहाँ ऐसे तिरछा था, फिर ऐसे सीधा आया, पूरी यहाँ इस पर लेट गया आकर ऐसे, तो ये पॉइंट से ऐसे लेट गया पूरा, तो पूरा 180 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा है, पूरा ऐसे फ्लैट कर गया ना, तो इसमें इसीलिए हो जाता है क्या, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाता है, सॉरी जीरो हो जाता है। पैरेलल के लिए क्या है, फिर से सुनिए, पैरेलल 0 डिग्री या पैरेलल 180 डिग्री एक ही बात है, तो ये हो जाता है कितना, जीरो। कोई थीटा बना हुआ है तो tan थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं आप, पूरा सीधा 90 डिग्री है तो इनफाइनाइट होता है। अब ये वैल्यू आगे ले जाना, 180 से भी आप झुका रहे हैं, अब आप ऐसे से पूरा ऐसे कर रहे हैं, मतलब ऐसे से पूरा ऐसे, देखिए अब ये ऐसे ऐसे हो गया, मतलब कितना एंगल हो गया, देख रहे हैं, यहाँ निगेटिव में चला गया, तो उस समय निगेटिव में हो जाता है, उल्टा डायरेक्शन में आ गया। कोई नहीं, आगे आते धीरे धीरे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो, रेखा की प्रवणता, तो हम जानते हैं जनरल जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, यहाँ बराबर जीरो है, अच्छा वहाँ दिया था। नॉर्मल समीकरण यही ना होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो आपको निकालना हो एम का मान, तो कुछ नहीं है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब माइनस ए बाई बी करना है आपको, माइनस ए बाई बी करिएगा, आपको निकल जाएगा क्या, एम का मान। क्या अच्छा इतना आसान है एम का मान निकालना, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, अगर एम का मान निकालना है तो आपको सी से कोई मतलब नहीं है, आपको सी मतलब है ए और बी से। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर, वाई का कोफिशिएंट नीचे डालना है, माइनस लगाना इंपॉर्टेंट है, रेखा की प्रवणता आपको निकल के आ जाएगा। इसके अलावा कभी ऐसा हो सकता है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट ए, जैसे अगर रेखा दिया हुआ है तो रेखा का तो समीकरण देगा तो बड़ा आसानी से निकाल लिया आपने, अंडरस्टैंड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है समीकरण ना दे के आपको दो बिंदु दे दे कि एक रेखा है, कहेगा पास कर रहा है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु, इस बिंदु का नाम x1 y1 है और इस बिंदु का नाम x2 y2 है, ठीक है। और आपको कह रहा है कि इसके बीच से पास कर रहा है लाइन और इसका प्रवणता बताइए। उस समय क्या करिएगा, तो उस समय बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा याद रखना ऊपर में y से शुरू करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट ये अलग बात था, लेकिन यहाँ पे दो बिंदु है ना, तो y2 माइनस y1 ऊपर लिखेंगे, नीचे x2 माइनस x1 लिखेंगे, m का मान निकल के आ जाएगा। ये पॉइंट को गांठ बांध लीजिए, नहीं पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि गांठ बांध दो, बस वही है गांठ बांधने वाला। अब आइए, यहाँ पे एक है जो थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नहीं बहुत लोग जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जानना है। दर्पण प्रतिबिंब, जैसे कह रहा है एक्स अक्ष के परितः एक्स वाई का दर्पण प्रतिबिंब एक्स माइनस वाई है। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे समझेंगे हम। इस पिक्चर में देखिए ये एक्स वाई एक बिंदु दिया गया है, यहाँ पे गौर करिएगा। अगर एक्स अक्ष के परितः पूछा गया है तो इसको दर्पण मान लीजिए आप, ये बिंदु का प्रतिबिंब नीचे आएगा, यस यस यस। यहाँ पे आप देखिएगा एक्स प्लस था, यहाँ एक्स प्लस ही रह गया, वाई यहाँ माइनस था, प्लस था, यहाँ वाई माइनस हो गया। एक्स अक्ष के कारण ये ऐसे डायरेक्शन में चेंज हुआ है, ठीक है। इसका जस्ट यहाँ पे कोई चीज़ होगा वो नीचे दिखेगा, ये मिरर हो गया तो इसमें दिखेगा ना इमेज, तो वाई का वैल्यू नीचे आ गया, पॉजिटिव से निगेटिव, तो वही यहाँ पे देखिएगा जरा, ये जो वैल्यू है इसमें वाई का निगेटिव कर दिया। अब इस बिंदु से इस तरफ देख रहे हैं, इसमें इमेज में देख रहे हैं, तो ये इधर दिखेगा, तो यहाँ पे जो चीज़ पॉजिटिव है निगेटिव क्या होगा, तो इस तरफ वैल्यू जाएगा तो एक्स निगेटिव इस बार हो जाएगा और वाई पॉजिटिव रहेगा। ये दो पॉइंट तो ये समझ में आ गई। एक ओरिजिन से भी देखना रहता है, तो ओरिजिन से जब देखिएगा तो इसका इधर में आएगा, पलटी मारेगा, जैसे ही पलटी मारेगा तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों दूरी माइनस में इधर आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे दोनों चीज़ निगेटिव होता है। कर आई यूज दिस कॉन्सेप्ट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट। किसी बिंदु के प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग आप करेंगे। यहाँ भी कुछ लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। बिंदु से दर्पण की लंबवत दूरी एवं प्रतिबिंब से दर्पण की लंबवत दूरी आपस में बराबर होती है और दोनों एक ही सरल रेखा पर स्थित होती है। ये बात तो बच्चा वाली बात है। यहाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रेखा x बराबर 1 पर बिंदु G 5 + 3 का प्रतिबिंब ज्ञात करिए। रेखा बराबर 1 पे कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो क्या करिएगा, देखिए, तो रिफ्लेक्शन बराबर होता है 2 गुना मिरर पॉइंट माइनस गिवन पॉइंट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये शायद फार्मूला ऊपर दिया था, फार्मूला देखिए ऊपर नहीं दिया था, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर है बात है। रिफ्लेक्शन बराबर 2 गुने मिरर पॉइंट माइनस गिवन पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जिस गिवन पॉइंट से निकालना है तो थोड़ा सा डिस्टेंस में चेंजिंग आ जाता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का है तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई पॉइंट देगा तो उसको आपको माइनस करना रहता है। तो देखिए 2 गुने 1 मिरर पॉइंट, ठीक है, और माइनस एक अक्ष से निकालना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा लीजिएगा, वाई का वैल्यू लीजिएगा, वाई के वैल्यू लीजिएगा, ठीक है। तो 2 गुने मिरर पॉइंट 1 और माइनस हो जाएगा गिवन पॉइंट +3 लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, -1 आ जाएगा। इसको मैं इमेज करके थोड़ा इमेज से बताता हूँ, पिक्चर से, तो थोड़ा शायद मुझे लगता है और अच्छा से आपको क्लियर होगा। मुझे पता है थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा ये समझने में। देखिए, इस पिक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे एक मान के चलिए एक कार्टेशियन प्लेन है, x बराबर 1 कहाँ है, x बराबर 1 यहाँ पे होगा। दिस इज x बराबर 1। g है 5 और 3 है, तो मान के चलिए ये 5 यहाँ पे बिंदु रहा होगा और ये 3 यहाँ रहा होगा। दिस इज 5 और 3 +3 मतलब यहाँ पे 5 3। अब कह रहा है का प्रतिबिंब ज्ञात करिए, ठीक है। प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो x बराबर 1 के से देखना है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट किया हुआ है, मैं उसको सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। कहा गया है यहाँ पे कि x बराबर 1 पर बिंदु इतना का प्रतिबिंब निकालना है, तो मैंने x बराबर 1 खींच दिया एक लाइन ऐसे पैरेलल, जो पॉइंट बन सकता है अंदाजन यहाँ पॉइंट बना लिया। अब आपको क्या करना है ना, प्रैक्टिकली करके देखना है। ऐसे एक लाइन बनाइए, ये जो दूरी है ऊपर की तरफ वो 3 ही रहेगा। इमेज अगर ऐसे बनेगा इस तरफ में, क्योंकि यहाँ x बराबर 1 पे पूछा है, वाई एक्सिस पे तो पूछा नहीं है, तो इसका पॉइंट पीछे इधर बनेगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कहाँ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से टोटल दूरी यहाँ तक कितना है, तो 5 है। x का ये 5 है ना, तो यहाँ से यहाँ टोटल 5 है। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ कितना है 1, ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ पूरा 5 है, तो ये कितना होगा 4। अब एक बात बताइएगा, इस पॉइंट से यहाँ तक का ये चीज़ वस्तु यहाँ है, तो ये अगर दर्पण है तो ये 4 और पीछे पॉइंट बनेगा, तो एक यहाँ पे है तो इसके इधर कितना पॉइंट जाएगा, 3 पीछे जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -3 हो जाएगा x का, और ये ऊंचाई तो उतना ही रहेगा, ठीक है, तो ये 3 रहेगा, यानी -3 और 3 आंसर होना चाहिए। इसमें आंसर क्यों नहीं आया उसको समझिए। इसने क्या करा है, यहाँ जो वैल्यू लिया है गिवन पॉइंट, इसने गलत ले लिया है। अगर x का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो इसमें से y का पुट करना चाहिए था इसको, ठीक है। यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ y का पुट होगा 5, फिर होगा आपका आंसर सही। यहाँ आएगा 5, फिर 2 में से 5 गया -3 आएगा, -3 और 3। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे करके प्रैक्टिकली आप चेक करके बना सकते हैं। क्लियर है बातें। यहाँ जो पॉइंट दिया गया है इसको थोड़ा सा मैं जूम करके उसके बाद समझाता हूँ क्या है जी। देखिए, यहाँ पे कह रहा है एंगल बिटवीन 2 लाइन ऑफ स्लोप m1 एंड m2 इज थीटा, देन tan थीटा बराबर होता है प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर m1 - m2 बटा 1 + m1 m2। फिर से सुनिए, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन दिया है, ठीक है,
एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ ए स्लोप, अगर एगो का m1 एगो का m2 पता है और इज थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा प्लस में ब्रैकेट के अंदर m1 माइनस m2 बटा के नीचे 1 प्लस m1 m2। यहाँ कह रहा है इफ़ द लाइन आर पैरेलल देन थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो जैसे थीटा 0 डिग्री डालिएगा तो क्रॉस गुना करके सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा m1 बराबर m2 हो जाएगा। और जैसे ही आप कहिएगा परपेंडिकुलर अगर लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे पर ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ था पैरेलल मतलब ऐसे लाइन होगा एक दूसरे के पैरेलल यानी 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और यहाँ पे चूंकि 90 डिग्री बनेगा, एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ लिखा भी है फिर भी मैं लिख दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करके निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा m1 इंटू m2 -1 आएगा। और यही मेन रिजल्ट है इसका। इस पर आगे कई तरह के सवाल करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। मुझे लगता है ये वाली बात तो आप पहले से जानते होंगे। मान के चलिए एक लाइन है a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो अगर हम a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो कहा जाता है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और ये दोनों लाइन जो है ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के ऊपर लाइन आ गया है। ग्राफ जब इसका बनाइएगा तो उस ग्राफ में क्या होगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन भी आके चढ़ जाएगा। इसमें होता है इधर नहीं कटेगा, यहाँ बराबर हो जाएगा, इधर बराबर होगा इधर बराबर नहीं होगा, तो इसमें नो सॉल्यूशन निकल के आता है। ध्यान रखिएगा, शुरू में बराबर हुआ इधर बराबर नहीं हुआ, जब तीनों बराबर हो जाए तो बहुत सॉल्यूशन निकलता है। जब शुरू में बराबर हो इधर बराबर नहीं हो तो नो सॉल्यूशन। लेकिन कंडीशन ऐसा हुआ कि शुरू में बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का साइन है, यहाँ बराबर हो, तो इसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन इसका निकल पाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इसको समझने का थोड़ा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझना है आपको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम का कौन सा मान बिल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 17x प्लस my प्लस 102 बराबर 0 एंड 23x प्लस 299y प्लस 138 इक्वल टू 0 हैव इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो अभी आपने जस्ट ऊपर एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला में आपने देखा है इसमें कि अनंत सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हम इसका यहाँ पे लागू कर सकते हैं, क्योंकि m का मान निकालना है, दो इक्वेशन दिया हुआ है और अनंत सॉल्यूशन है। कहेगा हाँ सर एकदम कर सकते हैं, तो कैसे लागू करेंगे उसको देख लीजिए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2। वैल्यूज अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, ये जो वैल्यू है a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 और c2। तो इसको बटा में लिख लेंगे, आगे मत लिखेंगे क्योंकि यहाँ से ही निकल जाएगा, क्रॉस गुना करके निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 2 to 1। इस पर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि m के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का प्रणाली का कोई हल नहीं है, कोई भी हल कह रहा है ये नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम करेंगे कि 18x, मतलब ये तो इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन था, आप कहिएगा सर कंडीशन उसका यहाँ पे दिया गया है कि शुरू वाला बराबर होगा बाद वाला बराबर नहीं होगा, इसके बटा में ये डालेंगे, इसके बटा में ये डालेंगे, इसके बटा में ये डालेंगे, बट हम यहीं से निकाल लेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा कि m बराबर 28 के लिए। किस मान के लिए, तो 28 के लिए। यहाँ कह रहा है यदि दो रेखा इतना और इतना का समाधान अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब एक, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, मतलब एक हल, ये लिखने का टेक्निक होता है। तो k का मान निकाले, तो एक हल के लिए क्या है, शुरू में बराबर नहीं होता है, बाद वाला बराबर होता है, तो इसमें सॉल्व हम बाद वाला से कर लेंगे। कहाँ से कर लेंगे, किस मान के लिए बोला है ना, तो इधर वाला से सॉल्व करके निकाल लेंगे। क्लियर है बात, यहाँ तक बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अब यहाँ देखिएगा, कह रहा है त्रिभुज के बारे में। अगर मान के चलिए 3 पॉइंट है त्रिभुज का, इसका साइड अगर ये C है, इसका लंबाई B है, इसका लंबाई A है, और निर्देशांक देख रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 और y1 माइनस y2। अच्छा ये कैसे जानेंगे, ये फार्मूला कैसे याद रहेगा, तो देखिए इसका एक टेक्निक है।
1/2 मॉड लगाते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं। सबसे पहले लिखिए x1 ब्रैकेट दे दीजिए प्लस x2 ब्रैकेट दे दीजिए प्लस x3 ब्रैकेट दे दीजिए, बीच में प्लस प्लस लिख लीजिए। और देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 है ना तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। यहाँ 2 है तो 2 के बाद 3, यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ y1 हो जाएगा और यहाँ y2 हो जाएगा। देखिए तो मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है क्या? मिला लीजिए। x1 2 और 3, x1 2 और 3। अच्छा माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के चक्कर में माइनस होता है, यहाँ प्लस में लिख दे दिया, हर जगह अंदर में माइनस होता है। ठीक है, मैच कर रहा है। कैसे याद रखा हूँ मैं? बहुत आसान तरीका है। कंटिन्यूअस लिखेंगे x1 x2 x3 और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 1 है तो 2 3, यहाँ 2 है तो 3 और 1, यहाँ 3 है तो 1 और 2 लिखेंगे। कैसे? देखिए यहाँ 1 2 3 तो बाहर लिखा गया, अब यहाँ 1 और 2 तब 3, 1 के बाद 2 तब 3 आया, यहाँ 2 के बाद 3 और 1 आया तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 3 आ गया तो बचा क्या? 1। तो 1 3 है, ये है तो 2 हो जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस बना के याद करेंगे तो याद हो जाता है। वैसे मैं एक और तरीका बताऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहो। ऐसा तरीका बताएंगे कि फार्मूला बिना याद किए हुए एकदम गारंटी के साथ एरिया निकलेगा हमेशा। अगला कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड्स। केंद्रकों के निर्देशांक कैसे निकालिएगा? केंद्रकों के निर्देशांक अंतः केंद्र के निर्देशांक एक होता है और केंद्रकों के निर्देशांक बोलता है। देखिए जब केंद्रक के निर्देशांक कहेगा ना तो बहुत आसान है, तीनों जो है ना x1 x2 x3 जो ट्रायंगल का था पॉइंट कोऑर्डिनेट, उसको जोड़ के 3 से भाग, और इसमें भी y वाला को 3 से भाग तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ माथा दर्द हो जाता है, जब भी कह दे कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, सेंट्रोइड तो आसानी से निकाल लेते हैं केंद्रक के निर्देशांक, लेकिन अंतः केंद्र वाला में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इन सेंटर में तो इसका क्या तरीका है? इसका साइड भी पता होना चाहिए, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा के नीचे a प्लस बी प्लस सी, ay1 प्लस by2 प्लस cy2 बटा के नीचे a प्लस बी प्लस सी होगा, इससे निकलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, मूव करेगा कैमरा, छोटा इसलिए किया हूँ क्योंकि मुझे आपको ना एक टेक्निक सिखाना है एरिया निकालने का, क्योंकि ये फार्मूला आप हमको पता है कि कन्फ्यूजन कर देता है। ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यू डाल के तो आप निकाल लेंगे, बट अभी मैं बताने वाला हूँ एक नया टेक्निक एरिया निकालने का। देखिए जब भी एरिया निकालना हो ना तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको लिखिएगा, जैसे 3 है तो 3 और 4 लिख लीजिए, फिर -4 और 3 लिख लीजिए, और 8 और 6 लिख लीजिए, और ना एक रिपीट करिएगा, जो सबसे ऊपर वाला है उसको रिपीट कर दीजिएगा। आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, मन है ये ऊपर लिख लीजिए, ये कहीं भी लिख लीजिए, आप जो सबसे ऊपर रहेगा उसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिएगा, फार्मूला 1/2 होता है तो 1/2 लिखिए, और देखिएगा क्रॉस गुना शुरू करना है यहाँ से, ऐसे 3 तिहाई 9, और उसके बाद लिखिएगा माइनस हमेशा, और 4 चौक 16। डायरेक्ट यहाँ प्लस करके मैं लिख सकता था, लेकिन ब्रैकेट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और यहाँ प्लस देंगे। दो बॉक्स लिखा गया, यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको करिएगा 6 चौका 24 -24, और फार्मूला का माइनस है ये। अब इसका 8 3 24, सबको ब्रैकेट में ही रखते हैं, और फिर क्या करना है, प्लस देना है इसको 8 चौक 32, फार्मूला का माइनस है, और 6 18 बॉक्स दे देते हैं। अब देखिए 1/2, अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, इतना मैं छोड़ देता हूँ, सॉल्व तो आप कर लेंगे। लिखने का तरीका मैं बता दिया, हमेशा ऐसे लिखिए, यहाँ से क्रॉस गुना करिए, एकदम सबसे बेस्ट तरीका, कभी गलती नहीं होगा। चतुर्भुज का भी निकल जाएगा, मान के चलिए ना, क्वाड्रिलेटरल का चारों भुजा दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला सेम रहेगा, 1/2 लिख दीजिए, और बस 1 2 3 4 यहाँ लिखा है ना, उसमें 5 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला रिपीट करिएगा, इसको लिख दीजिएगा, एगो रिपीट कर दीजिएगा, बस ऐसे ही लिखते चले जाइएगा। कोना कोनी गुना करिएगा, बीच बीच में प्लस दीजिएगा, मतलब इसको करने के बाद घटा दीजिएगा आपस में, और उसके बाद फिर प्लस दे दीजिएगा, फिर इसको करके घटा दीजिएगा, फिर प्लस दे दीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा। एकदम आसान है, आप करके देख लीजिए, इसका थोड़ा सा वीडियो रोक के, सब दिन याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो अभी ऊपर आपने फार्मूला देखा उस पर आधारित कर रहा है, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक क्रम से इतना इतना और इतना है।
तो बहुत आसान लगा ना, केंद्रक पढ़ते ही आपका दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि बस कुछ नहीं करना है, जोड़ के सॉल्व कर देना है। लेकिन अब देखिए कहाँ परेशानी होता है। यहाँ पे कह दिया अंतःकेंद्र, ठीक है, यहाँ पे कितना आसान था, सेंट्रोइड, और यहाँ पे लिख दिया इन सेंटर। जैसे ही इन सेंटर लिखता है दिल का धड़कन तेज, क्योंकि स्टेप बहुत बढ़ जाता है। अब 3 पॉइंट दे दिया है, अब अंतःकेंद्र निकालना है। केंद्र का अंतःकेंद्र में अंतर है। अगर इसका आप जानते हैं अंतर तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो जियोमेट्री जाके आप देख सकते हैं। इसी के शुरू में हम जियोमेट्री कराए थे, वहाँ बताए थे सारे कितने सेंटर होते हैं, सेंट्रोइड क्या होते हैं, इन सेंटर क्या है, एक सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, ये सारी बात हम लोगों ने चर्चा करा है उसमें जाकर, ठीक है। मुझे लगता है अब ये बनाना आसान है। अब देखिए पहले साइड निकालेंगे तो फार्मूला आपको पता है, दो बिंदु के बीच का दूरी -4 और -2 का होल स्क्वायर 6 -3 का होल स्क्वायर, वैसे वैसे कर करके सारा निकालेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, तीनों बिंदु आ गया। अब हम लोग फार्मूला क्या करेंगे, फार्मूला ये हम जानते हैं, लगाएंगे इसमें a1 x1, ठीक है, a2 x1 प्लस b2। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि वैल्यू उल्टा पुल्टा ज़्यादा नहीं करना है। x1 के साथ क्या लगाना है, a, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा ये कैसे जानेंगे कि ये x1 के सामने a आएगा, तो इसका तरीका समझिए। यहाँ से समझाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से देखिए, यहाँ x1 y1 है, तो जस्ट इस यहाँ कैपिटल ए होता है नाम इसका, तो जस्ट इसके सामने ए होता है, तो इसका इससे कनेक्शन जुड़ेगा, सबके सामने सामने से जुड़ता है, इसका इससे जुड़ेगा, इसका इससे। तो आप यहाँ पे जब लिखते समय आपको पता नहीं है तो बस इतना ध्यान रखना है लिखते समय कि इस -1 का गुना यहाँ जो साइड आएगा उससे निकले गुना होगा, यहाँ वाला का इससे, यहाँ वाला का इससे, ठीक है, उल्टा पुल्टा ना हो, इसका ध्यान रखना है। सामने सामने से गुना करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर दिया हूँ। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष सी के निर्देशांक ज्ञात करिए यदि अन्य दो शीर्ष दिया हुआ है और केंद्रक दे दिया है, बस वैल्यू डाल के निकाल लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, इसको समझिए जरा। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 3 रेखाओं इतना इतना और एक अक्ष से बनता है। मतलब 2 रेखा दे दिया आपको, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक और एक रेखा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक अक्ष के साथ बनता है। तो इसका पिक्चर कैसे बनेगा, तो आप कैसे करिएगा, आप ना यहाँ से कुछ वैल्यू डाल लीजिएगा, एक्स का कुछ मान डाल के वाई का निकाल लीजिएगा, 1 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, और फिर इसमें भी डाल के निकाल लीजिएगा, और उसको ना जब प्लॉट करिएगा थोड़ा सा तो ऐसा कुछ बनेगा पिक्चर, ठीक है। मैं यहाँ समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे लाइन 1 का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, हम y बराबर 0 डालेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, तो हम ना 0 ही डाल कर निकालिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आप देख लीजिए, तो जो आएगा उसको y के 0 और x का 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे बना y का 0 x का 4। फिर अगला इक्वेशन में वैसे डालिएगा y बराबर 0 तो x का मान 8 आएगा, तो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अब ये 2 तो डाल दिया आपने, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है, क्या ये दोनों से काम हो जाएगा, तो नहीं, इस दोनों से काम नहीं हुआ। अब कह रहा है एक अक्ष से बनता है, सो बताना है, ये इस दोनों पॉइंट के साथ एक अक्ष के साथ बनता है। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो बेस की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये बेस पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये बेस होगा। एक स्केलेन ट्रायंगल जैसा ये बना हुआ है, तो ये बेस का काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ पूरा 8 है, यहाँ से यहाँ 4 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट जानना है, हाइट जानने के लिए आपको यहाँ जानना पड़ेगा हाइट। देखिए ज़रा, देखिए टू फाइंड द हाइट, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपको मैं दिखाऊंगा पिक्चर। पहले यहाँ पे थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। कह रहा है टू फाइंड द हाइट वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शंस पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई विल बी कंसिडर एज हाइट ऑफ द पॉइंट। इसका मतलब क्या है उसको समझिए।
यहाँ बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ पे है। हमको एक क्वेश्चन पर फोकस करना है। हमको क्या कहा गया था क्वेश्चन में, एक्स अक्ष के साथ कहा गया था। एक्स अक्ष के साथ अगर हमको बनाना है, एक्स अक्ष के साथ हमको बनाना है तो सीधी बात है, इसका मतलब हमको हाइट वाई एक्स ऐसे लेना पड़ेगा वाई के तुलना में। अगर वाई अक्ष से कहेगा तो हाइट एक्स के तुलना में लेंगे। तो दो इक्वेशन दिया है ना, आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें हम निकालेंगे क्या, इसमें हम वाई का वैल्यू निकालेंगे। मतलब हम एक्स को काट देंगे। इक्वेशन सॉल्व करते समय होता है ना, जैसे 5 से इसमें गुना करेंगे, 3 से इसमें गुना करेंगे और सॉरी ये कट जाएगा तो y का मान आएगा। तो y का मान आएगा कितना आपको 15। यही आपका हाइट हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद कर देंगे बेस के जगह पर ये डाल देंगे और हाइट के जगह पर ये जो निकालें और सॉल्व कर लेंगे, एरिया निकल जाएगा। एरिया किसका निकला, तो इस पिक्चर में यहाँ से ये यहाँ तक का एरिया निकला, ये पूरा बॉक्स अंडरलाइन है उतना का। समझे, ये बातें हैं, थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। यहाँ कह रहा है कि 4 रेखाओं इतना इतना और एक्स अक्ष और वाई अक्ष, लेकिन 4 रेखा वो देगा नहीं, उसको पता है कि परेशानी होगा स्टूडेंट को, तो आपको हमेशा एक्स अक्ष और वाई का अक्ष लिख देगा, 2 ही रेखा देगा ऐसे इक्वेशन। तो आप देखिए जब इसको ड्रॉ करिएगा तो ऐसा कुछ बनेगा, समझे। तो हमको ये जानना है यहाँ से यहाँ क्या बिंदु है, यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ तक के निकल जाएगा। फिर यहाँ से, तो इसका टेक्निक क्या है, यहाँ से गौर से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ से यहाँ ले लीजिए बेस और ये ले लीजिए हाइट, तो पूरा ये एरिया आ गया। अब आप क्या कीजिए, वाइट वाला पार्ट के लिए यहाँ से यहाँ बेस ले लीजिए, यहाँ से यहाँ हाइट ले लीजिए, ठीक है। उसको पूरा के एरिया में से इसका घटा दीजिए तो इसका निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है बात। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, एक इक्वेशन ये दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे इसमें 120 से पूरे में भाग दे देंगे। जब 120 से भाग देंगे तो एक्स के नीचे 15 आ जाएगा, वाई के नीचे 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब इसमें आप क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे। जब आप 12 से भाग दीजिएगा उसमें तो ये निकल कर आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे उसको समझ लीजिए, एरिया इसका जानना है ना, तो आपको क्या निकल गया है, आपको एक 15 मिल गया है। मतलब गौर से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक का 15 मिल गया और 4 यहाँ से यहाँ 4 मिल गया आपको। यहाँ 8 है, मतलब वाई का वैल्यू यहाँ से यहाँ 8 हो गया और यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ 3 हो गया। बात समझ में आ रहा है। यह टेक्निक याद रखने का बेस्ट अप्रोच आपको मिल गया यहाँ पे। बस ये पूरा एरिया निकालना जो मैं बताया वही बात, 1/2 बेस 15 हो गया, हाइट हो गया 8 और ये इसमें से घटा देंगे, दिख रहा है ना नीचे 1/2 3 × 4, 3 कहाँ से आया, ये हाइट हो गया, ये 4 हो गया बेस, 54 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आराम से डील करके आइएगा, दिल खुश रहेगा। कुछ और है मैं देख लेता हूँ, काम का होगा तो मैं बताऊँगा, वरना परेशान करने वाला कुछ रहता है, पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है। अपने बुक को बेस्ट बनाने के लिए सर लोग बहुत ज़्यादा बात एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं, जो शायद बेसिक से भी बन सकता है। जैसे यहाँ कह रहा है परिकेंद्र के निर्देशांक, देख सकते हैं। अगर आपको परिकेंद्र का निर्देशांक निकालने का कभी ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c करके निकाल सकते हैं। एक और है आपके पास, ऑर्थो सेंटर निकालना हो, ऐसे सब चीज़ तो आता नहीं है ये दोनों, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है उसको समझिए, कह रहा है बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 से होकर गुजरने वाले रेखा का समीकरण, ठीक है। 2 बिंदु दिया, इससे गुजरने वाले रेखा का समीकरण, तो आप इससे प्रवणता निकाल सकते हैं 2 बिंदु से, मैं बताया था। तो प्रवणता m बराबर आपने क्या देखा था, मैंने कहा था y2 - y1 करने के लिए और बटा के नीचे x2 - x1 करने के लिए, ठीक है। m का मान निकल गया यहाँ से, बस इसी को क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो कैसे पुट करिएगा, देखिए y - y1 करिएगा और बराबर ब्रैकेट के अंदर y2 - y1 बटा x2 - x1, ये m का मान है, और ब्रैकेट के अंदर x - x1 करिएगा। इससे 2 बिंदु के बीच का आपको आराम से निकल के आ जाएगा। बहुत ज़्यादा है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये पॉइंट अभी मैं 3 स्टार क्यों लगाया, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अंतिम बिंदु इतना और इतना है। 2 बिंदु दे दिया है और आपको समीकरण पूछ दिया, बताइए पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया, कैसे आएंगे देखेंगे। सबसे पहले हम स्लॉप निकालेंगे, स्लॉप मतलब m, बस वही y2 - y1 बटा x2 - x1 दोनों पॉइंट से निकाल लेंगे यहाँ। उसके बाद हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते समय, यहाँ पे देखिए ये जो m है ना, ये m का ही वैल्यू है, तो ये लिख दिया और m लिख के ये लिख दिया है, तो ऐसा मत सोचिए कि इक्वेशन में बदल दिया क्या,
तो m तो ऑलरेडी आप ये निकाल लिए, तो यहाँ सिर्फ ये वैल्यू डालिएगा और y1 x2 डाल दीजिएगा, मतलब y1 और x1। अब यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगा। दिमाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा काम हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए पॉइंट इतना एंड स्लोप 2, एक बिंदु इतना है पर सीधी रेखा और ढाल 2 का समीकरण बताइए। तो हम वही बात देखेंगे। ये फार्मूला हम जानते हैं, अभी हमने देखा है फार्मूला y माइनस y1 बराबर में m ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। तो हम क्या करेंगे कि y1 का वैल्यू यहाँ से डालेंगे -5 और x1 के जगह पर डालेंगे 3 और ढाल डालेंगे 2। सॉल्व करके इक्वेशन आ गया। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है कि रेखा आपको दिया हुआ है, 2 रेखा इतना और इतना है कि प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक। ऐसा कभी पूछता है कि 2 रेखा आपस में कटा तो उसका निर्देशांक बताइए, समझे। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं b1c2, ठीक है, b1c2, ये ऐसे लेनी हो जाएगा। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए आप, समझे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व करके x y का मान निकालिए, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में तो ये हम लोग कहाँ करते थे, याद कीजिए, क्लास 10th में 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में, याद है, हम लोग इसका यूज किए थे। थोड़ा कैमरा हिल गया होगा, थोड़ा हाथ से लग गया, समझे। हम लोग इसका यूज करे थे, बर्ज गुणन विधि। तो मैं इसको उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। इसको नॉर्मल इक्वेशन दोनों रहेगा ना, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 इक्वेशन सॉल्व करके x y का मान निकालेगा, वही आंसर हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। वरना यहाँ पे कैसे कैसे है, इसका इसके साथ गुना कर दिया, सॉरी इसका यहाँ ले गया, रहने दीजिए, माथा दुख जाएगा। ये देखिए, ये याद रहने वाला चीज़ है। रेखा इतना है और बिंदु इतना से लंबवत दूरी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये पॉइंट है, बहुत अच्छा। एक और स्टार लगा दे जरा। देखिए, रेखा आपको दे दिया है और बिंदु दे देगा आपको, और याद रखिएगा पूछेगा क्या, लंबवत दूरी पूछेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान के चलिए एक रेखा है ये, ठीक है, ये रेखा का इक्वेशन है और लंबवत दूरी, तो यहाँ से एक लंबवत दूरी मतलब 90 डिग्री गिर रहा है। तो इसका बहुत आसान है, मॉड में लेंगे क्या, ax1, ये है x और ये है y, ध्यान रखिएगा। तो इसको ना ऐसे में थोड़ा कंफ्यूज होइएगा, यहाँ x1 y1 लगा देते हैं, ठीक है, दोनों जगह पर x1 y1 लगा दीजिए। तो ये हो गया x1 और y1, तब यहाँ पे फॉर्मूला फिट बैठेगा। तो ये वाला ये है, यहाँ के x नहीं है, ये वाला x है, x1 यहाँ से आ गया, b और यहाँ से आ गया y2 और प्लस ये वाला c बटा के रूट अंडर a और b का स्क्वायर कर दीजिए। उस पर आधारित एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। बिंदु इतना से रेखा इतना पर लंबवत एक रेखा खींची जाती है, लंब के पद के निर्देशांक ज्ञात करिए और लंबवत दूरी भी ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर इस पर आकर गिरा है। अच्छा, इसका आपको निर्देशांक दिया हुआ था, आगे आपको कह रहा है इसका इक्वेशन दिया हुआ था, ये इक्वेशन रहा। तो स्लोप कैसे निकालिएगा, बताता हूँ स्लोप निकालने का तरीका। हम जानते हैं y बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है, y बराबर mx प्लस c होता है। आप ना कोई भी इक्वेशन दिया हो उसमें y का वैल्यू निकालिए। जब y का वैल्यू निकालिएगा ना तो इस रूप में अपने आप आएगा, जैसे यहाँ देखिए निकाला गया है y बराबर, तो इसको उधर भेजिएगा आप दोनों को, तो -2x और -3 हो जाएगा। जब इसको इन दोनों पॉइंट को उधर भेजिएगा तो x के पहले यहाँ जो आएगा यही है आपका m का मान, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्लोप आपके पास आ चुका है, आपका रहा है स्लोप ऑफ CP। इसका स्लोप निकालने के लिए, इसका स्लोप निकालिएगा। तो इसका स्लोप निकालने के लिए आपको करना होगा क्या, देखिए ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैंने सही करा है, कुछ मिस प्रिंट था उसको मैं सही कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या चल रहा था, क्या मुझे इसका निर्देशांक बताना था, बात को समझिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे जो दिया गया इसको समझाता हूँ। इक्वेशन जो था ये दिया हुआ था। एक तो तरीका है कि इस इक्वेशन को अगर आप ऐसे चेंज करते हैं y बराबर mx प्लस c, तो यहाँ जो m आएगा
मतलब एक्स का गुणांक आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा स्लोप। अब समझिए ज़रा, जब इसको आपने चेंज करा तो ये दोनों वैल्यू उधर गया तो माइनस में आया। तो यहाँ एम का मान +1 लिख रखा था इस क्वेश्चन में, मतलब इस सॉल्यूशन में, बट होगा माइनस में क्योंकि यहाँ -2 आया है। इसको एक प्रूफ के तौर पे मैं बता देता हूँ। नॉर्मल एक फार्मूला होता है, स्लोप बराबर एम बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक। अगर इस इक्वेशन से डालिएगा वैल्यू एक्स का गुणांक तो -2 आएगा ना, और वाई का गुणांक 1 आएगा, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा आपका एम बराबर -2 बटा 1 आएगा, दैट मीन्स -2 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ -2 होना चाहिए था। अब आगे देखिए, अब आपको क्या हुआ, आपने इसका m1 निकाल लिया। m1 कितना निकल कर आया, तो -2 आया निकल कर। ठीक है, अब आपको ये m2 निकालना है। तो ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर होता है ना, तो एक फार्मूला होता है m1 गुना m2 बराबर -1, मतलब दोनों का जो प्रबंधता होता है उसका गुना करिएगा ना स्लोप का, तो -1 देता है। अब देखिए यहाँ सही किया गया है, यहाँ पे गलत था लेकिन यहाँ उसी वैल्यू को सही किया गया। कैसे? यहाँ देखिए m1 गुना m2 -1 होता। अब जैसे ही हम m1 के जगह पर हमने क्या निकाला, -2 है ना, -2 तो डालेंगे और m2 निकालेंगे। देखिए -2 नीचे आएगा तो यहाँ -1 आएगा, नीचे -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। देखिए निकाला है ना सही, मतलब यहाँ कर दिया मिस प्रिंट और यहाँ सही किया है सोल्यूशन। तो चलिए आपने निकाल लिया प्रबंधता ये किसका आ गया, इस CP का आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन आराम से हम निकाल लेंगे। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, y - y1, हियर इज द y1, y - y1 बराबर m प्रबंधता m आपने यहाँ से निकाला है, यही ना है m2, आप यहाँ डाल दीजिए, और x - x2, तो x2 यहाँ से डाल दीजिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लिया आपने। तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ आ गया, एक इक्वेशन यहाँ पे है आपका। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप आराम से निकाल सकते हैं क्या, इसका निर्देशांक। समझे? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट एक्स का मान यहाँ पे आ गया, तो ये तो निकल गया, यही निकालना था इसका निर्देशांक, तो आप निकाल लिए। दोनों कटान बिंदु निकल गया, दोनों इक्वेशन जब आप सॉल्व किए तो कटान बिंदु निकला, वही कटान बिंदु आपका क्या है, यहाँ पॉइंट है, पाद का निर्देशांक है। ठीक है, अब आगे आइए, अब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है क्या, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, मॉड a(x1) प्लस b(x2) और यहाँ होता है प्लस c बटा के अंदर √a² प्लस b²। हर जगह प्लस होता है, माइनस वाइनस कहीं नहीं होता है। अब वैल्यू डाल देते हैं। अब कहाँ कहाँ से वैल्यू डालिएगा वो भी समझिए। ये जो पॉइंट है ना, यही है आपका x1 y1, x1 यहाँ पे y1 होता है, x1 y1। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू डालेगा और ये ABCD कहाँ से डालेगा, तो ABCD आप डालेंगे इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, जो इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन के इक्वेशन से ABCD डालिएगा। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। ठीक है, और x1 y1 यहाँ से डाल दीजिएगा, √, यहाँ से A और ये A है, इसके गुणांक B है, डाल के यहाँ देखिए सॉल्व किया गया है। अच्छा, यहाँ भी हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ सरबर है, रुक जाइए, यहाँ भी गड़बड़ दिख रहा है मेरे को। ओहो, ये बुक वाला सब तो पागल करके छोड़ देगा। डिस्टेंस का फार्मूला अभी हमने देखा था, ये है फार्मूला। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए मेरे को, यहाँ 2, ए का मान 2, देखता हूँ ए का मान 2 है कि नहीं है, 2 है। ठीक है, और गुना x1 तो 3 है। ठीक है, यहाँ तक मैं ढक देता हूँ। अब आगे ये b का मान यहाँ 1 है, तो हाँ 1 है, और गुना ये 4 तो 4। ठीक है, प्लस 3 की बात करेंगे, 3 क्या है, तो c का मान 3 है यहाँ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नीचे a² b² होता है। अभी a का मान है 2 और b का मान 1 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कर दिया है 3, तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 है, 1 5 आएगा नीचे, ऊपर में आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4, 6 4 10 3 13, 13 बटा √5 आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट है ये सब बुक वगैरह में, लेकिन मुझे लगता है समझ में आपको बातें आ गई होंगी। अब यहाँ ये अगला प्रश्न में यदि देखा जाए, यहाँ कह रहा है कि समांतर रेखा, ठीक है, इतना और इतना के बीच की लंबवत दूरी निकालना हो। तो अगर समांतर रेखा का है, 2 रेखा पैरेलल है, ऐसा आ रहा है क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों बराबर वैल्यू होगा। पता है आपको ये वैल्यू बराबर होता है समांतर वाला में। C1 C2 का खाली कर देना है माइनस, ऊपर मॉड लगा देना है, रूट के अंदर
आपको क्या करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करना है, दोनों में सेम होगा। देखिए ए और बी लिखा है ना, ए और बी सेम लिख दिया है, मतलब दोनों में सेम होगा वैल्यू कोफिशिएंट, और C1 C2 खाली बदलेगा, तो इससे निकाल लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ देखिए 2 और 3 और 4 और 6 है, तो इसको अगर कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, देखिए इसको सेट कर लेते हैं। आप कैसे सेट करेंगे उसको यहाँ से समझ लीजिए। ये इक्वेशन तो हम छोड़ देंगे जो कहते हो, कोई छेड़छाड़ नहीं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को हम कर लेते हैं इसके बराबर में, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 2 से भाग दे देते हैं पूरा में, तो इक्वेशन कैसा आ जाएगा, ये इक्वेशन यह आ जाएगा। बस वैल्यू डाल देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा आपको एक दो चीज़ और जानना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको मैं थोड़ा पिक्चर भी ड्रॉ करूँगा ना, तब आपको समझ में आएगा। लास्ट टॉपिक है, इसके अलावा आप नहीं है आज की क्लास में। देखिए कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज ओरिजिन। एक सर्कल है, कोई सर्कल है ऐसे, और ये ओरिजिन इसका सेंटर है, तो वृत्त का समीकरण, इस वृत्त का जो समीकरण है वो क्या होगा। तो देखिए आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये क्या है इसको समझाता हूँ। ये वृत्त का समीकरण हमको जानना है। अच्छा, कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ से अगर मिला देते ये आर होगा, और इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स और वाई मान लेते हैं। बात समझ में इस बिंदु का, तो ये इसी से बना हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होगा ई आर के स्क्वायर के। याद हो गई, ये पॉइंट समझ में आ गया, याद रखना है इसको। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन चलता है सर्कल के लिए, ठीक है। ये तो हम चलो बता दिए, वो है सर्कल का इक्वेशन। मान के चलिए कि जो सेंटर है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मान के चलिए तो सेंटर पर है, कहीं अलग रहता सर्कल, कहीं यहाँ पे रहता, तब क्या करते, तो देखिए, तो इसका कुछ निर्देशांक होता है सेंटर का, मान लेता हूँ -g और -f है। क्यों माना गया है, उसके पीछे लॉजिक है, यहाँ देखिए। तो तब क्या इक्वेशन चलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0, समझे। और यहाँ से अगर आपसे त्रिज्या पूछ दे, रेडियस, तो इसी वैल्यू में से आपको वैल्यू डालना है। क्या वैल्यू डालना है उसको समझ लीजिए। अब जी स्क्वायर करेंगे प्लस एफ स्क्वायर करेंगे माइनस सी करेंगे, यहाँ से जी, यहाँ से एफ और सी, यहाँ दो कॉमन आएगा ही आएगा जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा, तो समझे। तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। आगे कह रहा है कि दो सीधी रेखाएं इतना और इतना के बीच थीटा कोण हो। अगर मान के चलिए ना, कह रहा है कि यदि दो सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा ये है और एक सीधी रेखा ये है, और इसके बीच का थीटा कोण है दो थीटा थे, तो tan थीटा निकालने का ना एक फार्मूला होता है, ठीक है। वो फार्मूला होता है a1b1 माइनस a2b2 बटा a1b2 और प्लस a1b2, ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में। आप देखेंगे सेम बात है, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा छोटा सा, एक दो बातें बता देता हूँ जो आपके बहुत काम का है। जैसे ये फार्मूला और ये फार्मूला, वृत्त का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, इसको याद रखिएगा। ये दूरी वाला फार्मूला जो उधर क्वेश्चन मैंने करा था अभी, ये भी बहुत काम का है। इसमें क्या होता है, ये जो दूरी है किसी बिंदु से, एक इक्वेशन देगा और एक बिंदु देगा और इसके दूरी पूछेगा। ये क्वेश्चन में एक लेंदी कर दिया था इसका निर्देशांक पूछकर, तो ये बहुत कम पूछता है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हो गया, पता है आपको, ये निर्देशांक पूछना। नॉर्मली ये दूरी पूछता है, उसके लिए तो फार्मूला आपको पता है, ये वाला लगा लीजिएगा। उसके अलावा एक बिंदु ये याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि दो बिंदु दिया हो और उससे गुजरने वाली रेखा निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर से जरूर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने अभी स्टार लगाया था, ये बिंदु था और सीधी रेखा ढाल दो है, मतलब इसका स्लॉप 2 है, तो कैसे निकालेगा। एक फार्मूला यहाँ पे जो बताया था मैं, ये भी याद रखिए, y बराबर mx प्लस सी हो, तो ये जो अगर यहाँ y सिर्फ हो, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं हो, उस समय यही यहाँ पे जो भी होगा ना, वही होगा आपका स्लॉप, अंडरस्टैंड। नहीं तो अगर मान लीजिए इक्वेशन में ही जानना है आपको, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं इक्वेशन के साथ करना है, इसमें से निकालना है, तो -x का कोफिशिएंट डाल दीजिए, बटा के नीचे y का डाल दीजिए। जैसे यहाँ 2 डाल देंगे या 1 डाल देंगे, तो -2/1 आ जाएगा। क्लियर है बातें। आगे देखिए,
एक आप केंद्रक का याद रखिएगा, ये तो बहुत कम पूछता है, कि मन में बदमाशी हो तो ये भी पूछ देता है, तो क्या ही कर सकते उस समय। ये सेक्शन, ये जो कटान बिंदु वाला फार्मूला है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका एक था मिड पॉइंट वाला, जिसमें वो तो पता ही होगा सब लोग को, ये मिड पॉइंट वाला है, पता रहता है। बस यही था इस चैप्टर में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जरूर से जरूर, ताकि आपको मैं वीडियो जब भी डालूँ ना आपको आसानी से मिल सके, क्योंकि इस चैनल पे बकवास नहीं होती है, ना हम कोई मोटिवेट आपको करते हैं, ज़रूरत मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई आप खुद करते हैं, आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। तो बस मोटिवेशन नहीं देना, इधर उधर की बातें नहीं करता, बस काम की बातें होती है। तो आगे आने वाला है फिर ये चैप्टर। अब देखिए ना, 1 घंटा के अंदर पूरा चैप्टर लिपट गया, इससे बड़ी बात क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट सारे चीज़ आपके आंखों के सामने आ गई। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट चल रहा है, उसमें भी देखिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करता हूँ, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूँ, आपके सामने कॉन्सेप्ट आपके सामने बना के रख देता हूँ। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। नया आ रहा है प्रतिशत, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको हम बता देंगे, समझे। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ना, आपको एक वीडियो के अंदर हम निकाल के रख देंगे इसका। उसके बाद उसी तरह आगे चैप्टर मिलता रहेगा, सारे चैप्टर इस बुक का कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।